आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम उसे जानते हैं, लेकिन शायद हम उसका एक बिल्कुल अलग दौर भूल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की। आज़ादी के ठीक बाद का कराची, वो कैसा था? एक ऐसा कराची जिसके बारे में आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक लेख और नोट्स हैं जो बताते हैं कि कराची कभी भारतीय उद्योगपतियों के लिए, आप कह सकते हैं, निवेश का गढ़ था। और बाद में वही शहर मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए एक शॉपिंग पैराडाइज बन गया था, है ना? तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो यही समझने की है कि कराची की यह पहचान कैसे बनी, कैसे चमकी और फिर कैसे फीकी पड़ गई। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो आज शायद किसी को भी हैरान कर देगा। विभाजन से पहले कराची एक हिंदू मेजॉरिटी और सिंधी भाषी शहर था। हाँ, ये बात आज बहुत लोगों को नहीं पता होगी। लोग इसे उस वक्त के बॉम्बे से कंपेयर करते थे। अच्छा जी, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, मतलब अविभाजित भारत के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेन गेटवे था। एक बहुत बड़ा बिजनेस हब। बिल्कुल। और ये सिर्फ आबादी की बात नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी की जो आत्मा थी वो मल्टीकल्चरल थी। हिंदू, पारसी, मुस्लिम, सिख कारोबारी सब एक साथ काम कर रहे थे। हाँ, एक वाइब्रेंट, हलचल भरा पोर्ट सिटी जिसके बिजनेस की नींव बहुत मजबूत और डाइवर्स थी। अब सोचिए उस माहौल में कितनी एनर्जी होगी। इसी एनर्जी ने शायद बड़े बड़े भारतीय उद्योगपतियों को वहां खींचा होगा। यकीनन। हमारे सोर्सेज में कुछ बहुत बड़े नामों का जिक्र है। सबसे पहले तो डालमिया ग्रुप। हाँ, रामकृष्ण डालमिया, उनका तो बहुत बड़ा निवेश था। उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना लगाया था ना? जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी इतने दशकों बाद कराची के सबसे पॉश इलाकों में से एक का नाम डालमिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक पूरी रेसिडेंशियल सोसाइटी उनके नाम पर है। इससे पता चलता है कि उन लोगों का असर वो कितना गहरा था। ये तो सच में कमाल है। मतलब इतिहास आज भी वहां के नक्शे पर, वहां की गलियों में जिंदा है। बिल्कुल। और फिर एक और बड़ा नाम आता है, टाटा। JRD टाटा। उनका विजन तो हमेशा ही वक्त से आगे था। हाँ, 1932 में उन्होंने भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन मतलब MAL सर्विस शुरू की थी, और वो कराची से बॉम्बे के लिए थी। कराची से बॉम्बे? हाँ, ये सिर्फ एक चिट्ठी ले जाने वाली फ्लाइट नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। कैसा स्टेटमेंट? ये दिखा रहा था कि कराची एविएशन और लॉजिस्टिक्स के मैप पर कितना जरूरी है। ये उस दौर का एक मॉडर्न ट्रेड रूट था जिसने बिजनेस की रफ्तार ही बदल दी थी। यानी कराची उस वक्त एक तरह का इंटरनेशनल हब था जहां जमीन, समंदर और हवा तीनों रास्तों से बिजनेस हो रहा था। एग्जैक्टली। और कराची की एक और पहचान है जो बहुत मशहूर है, मोहट्टा पैलेस। और उसे बनाने वाले शिवरतन मोहट्टा, वो भी राजस्थान के एक बहुत बड़े मारवाड़ी व्यापारी थे। अच्छा, वो भी कराची में थे? हाँ, उन्होंने कराची में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। अच्छा। तो जब हम इन नामों को एक साथ देखते हैं, डालमिया, टाटा, मोहट्टा, तो एक तस्वीर साफ होती है। क्या? कि कराची की आर्थिक नींव किसी एक समुदाय ने नहीं रखी थी, बल्कि एक मिलीजुली कारोबारी सोच ने रखी थी। हाँ। और यही इसकी असली ताकत थी। तो फिर सवाल उठता है कि इस सब का क्या हुआ? 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इस पूरी बिजनेस विरासत का, इस ताकत का क्या बना? ये एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। ये एक भूकंप जैसा था। हाँ? रातों रात शहर का बिजनेस लैंडस्केप बदल गया। कैसे? ज्यादातर हिंदू और सिख उद्योगपति, व्यापारी, प्रोफेशनल्स वो भारत चले गए। हाँ। अब आप सोचिए, एक आर्थिक वैक्यूम बन गया था। मतलब? फैक्ट्रियां थीं, कारोबार थे, दुकानें थीं, लेकिन उन्हें चलाने वाले नहीं थे। सब कुछ अचानक से खाली हो गया। तो इस वैक्यूम को, इस खालीपन को भरा किसने? इसे भरा उन मुस्लिम कारोबारी समुदायों ने जो भारत से, खासकर गुजरात के इलाकों से पाकिस्तान आए थे, जैसे मेमन, बोहरा और खोजा समुदाय। अच्छा, जो पहले से ही व्यापार में थे? हाँ, ये लोग पहले से ही व्यापार में माहिर थे। तो हुआ ये कि उन्हें एक नया देश मिला, और उस नए देश को एक तैयार, एक्सपीरियंस्ड कारोबारी क्लास मिल गई। ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक हैंडओवर था। बिल्कुल, जो इतिहास में शायद ही कहीं और स्केल पर देखने को मिले। क्या ये सब अपने आप हो रहा था, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से, या सरकार भी इसमें कोई रोल निभा रही थी? नहीं, सरकार का रोल बहुत बड़ा था। इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने इस हैंडओवर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। अच्छा। इसके लिए पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PIDC नाम की एक संस्था बनाई गई। PIDC? जी, PIDC का काम था कि जो फैक्ट्रियां और कारोबार पीछे छूट गए हैं उन्हें नए लोगों को सौंपा जाए,
ताकि देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से न उतरे। मतलब ये नए पाकिस्तान के लिए एक तरह का इकोनॉमिक रीस्टार्ट था। बिल्कुल सही। एक रीस्टार्ट। और यहीं से कहानी में एक नया और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कराची सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उसने एक नए सुनहरे दौर में कदम रखा। हाँ, 60s और 70s का दशक। 1960s, 70s और 80s की शुरुआत में कराची मिडिल ईस्ट, खासकर यूएई से आने वाले लोगों के लिए शॉपिंग का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। आज ये सोचना भी कितना अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि आज हम दुबई को शॉपिंग का मक्का मानते हैं, लेकिन तब पासा पूरी तरह पलटा हुआ था। क्यों? इसकी वजह क्या थी? वजह बहुत सीधी थी। दुबई के ग्लोबल हब बनने से बहुत पहले इस पूरे रीजन में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे डेवलप्ड मार्केट कराची के पास था। अच्छा। और कराची एयरपोर्ट वो उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे पैन एम, ब्रिटिश एयरवेज के लिए क्रिटिकल स्टॉप ओवर था। स्टॉप ओवर मतलब उस जमाने में प्लेन इतनी लंबी उड़ानें एक बार में नहीं भर पाते थे। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स को रीफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। और कराची उसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन थी। बिल्कुल। तो हजारों इंटरनेशनल पैसेंजर्स रोज कराची में उतरते थे। शहर में एक ग्लोबल माहौल था। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो आज के दौर में सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा। बताइए। जब 1985 में दुनिया की सबसे बड़ी और ग्लैमरस एयरलाइंस में से एक अमीरात ने अपनी पहली उड़ान भरी, तो वो दुबई से लंदन या न्यूयॉर्क नहीं बल्कि कराची के लिए थी। क्या बात कर रही हैं, सच में? हाँ, उनकी पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कराची थी। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कराची का क्या रुतबा था और दुबई कहाँ खड़ा था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अच्छा, तो लोग यूएई से कराची शॉपिंग करने आते थे? मैं तो हमेशा इसका उल्टा ही सोचती आई हूँ। क्या खरीदने आते थे? मतलब ऐसी क्या खास चीजें थी जो उन्हें दुबई या अपने देशों में नहीं मिलती थी? अरे लिस्ट लंबी है। सबसे पहले तो कपड़े और टेलरिंग। कपड़े? हाँ, हाथ से बुने हुए कपड़े, सिल्क, कॉटन और खासकर खादी। कहा जाता है कि यूएई की रॉयल फैमिली के लिए भी खास मौकों पर कपड़े कराची से ही जाते थे। वाह। वहां के टेलर्स की कारीगरी मशहूर थी। लोग फ्लाइट पकड़ के कराची आते थे, अपने कपड़े सिलवाते थे और वापस चले जाते थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज लोग शायद सूट सिलवाने के लिए बैंकॉक जाते हैं। कुछ वैसा ही समझिए। और कपड़ों के अलावा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जैसे ज़ैनब मार्केट और एम्प्रेस मार्केट जैसे बाजार किसी खजाने की तरह थे। हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े, चांदी के गहने और सिंध की खास कला जैसे अजरक प्रिंट्स। ये चीजें सिर्फ सामान नहीं थी, ये उस कल्चर का हिस्सा थी जिसे खाड़ी के लोग बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा हाथ से बने कारपेट, लेदर का सामान और पारंपरिक इत्र यानी अत्तर। अत्तर के लिए भी? हाँ, अत्तर के लिए भी कराची एक बहुत बड़ी मंडी थी। व्यापारी यहाँ से कंटेनर भर भर कर सामान ले जाते थे। ये सब सुनने में कितना शानदार लगता है, जैसे कराची इस पूरे रीजन का शॉपिंग कैपिटल था। इसमें कोई शक नहीं। आज दुबई को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कभी पासा इस तरह पलटा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया? इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? इसका अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। 1980 के दशक के आखिर में 3 बड़ी चीजें एक साथ हुईं और उन्होंने मिलकर कराची की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 3 चीजें क्या थीं वो? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी दुबई का उदय। दुबई का उदय? हाँ, यूएई को तेल से बेहिसाब पैसा मिला और उन्होंने उस पैसे को बहुत समझदारी से एक ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बनाने में लगा दिया। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ खड़ा कर दिया। तो जो चीजें लोग पहले कराची में ढूंढते थे, अब वो उन्हें दुबई में एक बेहतर और ज्यादा ग्लैमरस माहौल में मिलने लगी। दुबई ने कराची से उसका ताज छीन लिया। यानी कंपटीशन सीधे घर के दरवाजे पर आ गया। और दूसरी वजह थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे? तो हवाई जहाजों की टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आ गई। अब नए लंबी दूरी वाले विमान आ गए थे, जैसे बोइंग 747। वो यूरोप से सीधा बैंकॉक या सिंगापुर तक उड़ सकते थे बिना कहीं रुके। ओहो। इसका मतलब था कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रीफ्यूलिंग के लिए कराची में उतरने की जरूरत ही नहीं थी। तो कराची का जो ट्रांजिट हब का स्टेटस था वो रातों रात खत्म हो गया। बिल्कुल। जब पैसेंजर शहर में उतरेंगे ही नहीं तो शॉपिंग कौन करेगा? सही बात है। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। और तीसरी वजह वो शायद शहर के अंदर ही थी। हाँ, तीसरी और शायद सबसे दुखद वजह कराची की अपनी लोकल चुनौतियां थीं।
80 के दशक के आखिर में शहर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े हो गए। इससे शहर का माहौल बिगड़ने लगा। जो सेफ्टी और सुकून एक इंटरनेशनल टूरिस्ट या शॉपर को चाहिए होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये तीनों वजह एक साथ आ गई। हाँ, एक तरफ दुबई खींच रहा था, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने जरूरत खत्म कर दी और तीसरी तरफ कराची का अपना माहौल उसे पीछे धकेल रहा था। इन तीनों ने मिलकर उस सुनहरे दौर का अंत कर दिया। तो आज हमने कराची के कई चेहरे देखे। एक ऐसा शहर जिसे भारतीय उद्योगपतियों ने बनाया, फिर विभाजन के बाद जिसने खुद को एक नए रूप में ढाला, और फिर कुछ दशकों के लिए मिडल ईस्ट का शॉपिंग पैराडाइज बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि शहर कितने डायनामिक होते हैं। ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी और लोकल पॉलिटिक्स मिलकर कैसे किसी शहर की किस्मत लिख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बिल्कुल, कराची की ये कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप कितनी तेजी से बदल सकते हैं। हाँ। दशकों पहले कराची और दुबई के रिश्ते में कराची एक बड़े भाई जैसा था। हाँ। आज वो रिश्ता 180 डिग्री घूम चुका है। पूरी तरह से। ये दिखाता है कि कोई भी आर्थिक बढ़त या कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं होता। आपको लगातार बदलते रहना पड़ता है, इवॉल्व करना पड़ता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे भी लाके खड़ा करता है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि किसी भी शहर का सुनहरा दौर आखिर कितना टिकाऊ होता है। और आज के जो बड़े बड़े ग्लोबल शहर हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर या मुंबई, उन्हें भविष्य में ऐसे किन अनदेखे बदलावों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं रहे। ठीक वैसे ही जैसे 70 के दशक में शायद कराची ने नहीं सोचा होगा।